कल हम लोगों ने देख लिया था क्या, कैपिंग और टेलिंग, ये दो प्रोसेस हम लोगों ने देख लिए थे। आज हमको उसके आगे बढ़ना है। तो जो तीसरा स्टेप था, इसका मतलब क्या था? स्प्लाइसिंग। और स्प्लाइसिंग के बारे में हमने आपको बताया था, ये क्या है? रिमूवल ऑफ इंट्रॉन्स। जीन का स्ट्रक्चर आपको मालूम ही है। तो जब जीन ट्रांसक्राइब हो जाती है तो उस पे एट सर्टेन प्लेसेस नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस होते हैं जो इंटरवीन करते हैं कोडिंग सीक्वेंस से। और जनरली ये देखा गया है कि ये जो नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस होते हैं, लेट सपोज ये दोनों जो है वो इंट्रॉन्स हैं, नॉन कोडिंग, और ये क्या है? एक्सॉन्स। ये हमने क्या बनाया है? ये अभी प्री प्रोसेस्ड एमआरएनए है, यानी कि अभी इसकी प्रोसेसिंग कंप्लीट नहीं हुई है। तो ये इंट्रॉन्स और ये एक्सॉन्स, इंट्रॉन्स जो होते हैं वो लॉन्गर होते हैं एज कंपेयर टू एक्सॉन्स। एक्सॉन्स की लेंथ जो है वो शॉर्ट होती है। इस चीज को हम कोरिलेट कर सकते हैं कहां से? हम जानते हैं, हम अगर अपने डीएनए की बात करें तो 98% जंक डीएनए कहलाता है, नॉन कोडिंग पार्ट ऑफ द डीएनए। सिर्फ 2% जो है, लगभग लेस देन 2%, अब तो जो रिसेंट फाइंडिंग है उसमें 1% के अराउंड मानते हैं कोडिंग वाला जो पोर्शन होता है। तो 1% और लगभग 99%। तो जाहिर सी बात है कोडिंग वाला पार्ट जो है वो छोटा ही होगा एज कंपेयर टू नॉन कोडिंग और इंट्रॉन पार्ट। इंट्रॉन को सबसे पहले डिस्कवर किया गया था कब? 1977, यानी कि डिस्कवर्ड इन। एक्सॉन्स का मतलब और क्या होता है? अगर इस टर्म को हम इलेबोरेट करें तो एक्सॉन्स का मतलब होता है एक्सप्रेस्ड सीक्वेंसेस या सीक्वेंस। इंट्रॉन्स को हम क्या कहते हैं? इंट्रॉन्स का दूसरा नाम है इंटरवीनिंग सीक्वेंसेस। तुम जान रहे हैं कि मैच्योर जब एमआरएनए बन जाएगा तो उसमें से ये इंट्रॉन वाले पोर्शंस जो है ये रिमूव कर दिए जाएंगे, सिर्फ एक्सॉन वाला पोर्शन जो है वो बचेगा। अब ये जो इंट्रॉन्स होते हैं ये भी कई टाइप के होते हैं, तो कुछ टाइप्स हम इंट्रॉन्स के आपको बता दे रहे हैं, क्योंकि उसी हिसाब से जिस टाइप का इंट्रॉन है उसी हिसाब से उस इंट्रॉन की स्प्लाइसिंग मैकेनिज्म डिफर करेगी। तो टाइप्स ऑफ इंट्रॉन, सिर्फ यूकैरियोट्स में ही हम बात करें, और इंट्रॉन्स जो है वो यूकैरियोट्स में ही पाए जाते हैं, हमको मालूम है। यूकैरियोट्स के अलावा आर्कीबैक्टीरिया में भी इंट्रॉन्स पाए जाते हैं, लेकिन प्रोकैरियोट्स में नहीं पाए जाते हैं। तो यूकैरियोट्स की अगर हम बात करें तो हमारे पास 7 टाइप के इंट्रॉन्स हैं। टोटल 7 टाइप्स ऑफ इंट्रॉन्स। इसमें जो सबसे पहला टाइप है उसको हम कहते हैं एयू एजी इंट्रॉन। टाइप्स आप जो है वो लिख लें साथ में। एक सेकंड, ये एयू नहीं है, ये है जीयू, है ना? जीयू एजी इंट्रॉन्स। जो दूसरा टाइप है वो है एयू एसी इंट्रॉन्स। तीसरा ग्रुप 1 इंट्रॉन्स। चौथा है ग्रुप 2 इंट्रॉन्स।
पांचवा है ग्रुप 3, छठा है ट्विनट्रॉन्स, सातवां है प्री टीआरएनए इंट्रॉन्स। और इसके अलावा हमने जो आपको बताया कि यूकैरियोट्स के अलावा आर्की बैक्टीरिया में भी इंट्रॉन्स पाए जाते हैं, तो वो हो जाते हैं नंबर 8 पे। अगर हम टाइप्स की यहां पे बात कर लें, और उसको हम कहते हैं आर्कियल इंट्रॉन्स। आ गई बात समझ में? ठीक है। अब ये कहां पाए जाते हैं, ये तो हमने टाइप्स बता दिए आपको, लोकेटेड कहां पे होते हैं। तो ये वाला जो है वो प्री एमआरएनए में, ये वाला भी प्री एमआरएनए में। तो ये दो जो है वो प्री एमआरएनए में पाए जाते हैं। तीसरा जो ग्रुप 1 है वो प्री आरआरएनए, प्री आरआरएनए में। ग्रुप 2 जो है ऑर्गेनेलर आरएनए में। ग्रुप 2, ग्रुप 3 और ट्विनट्रॉन्स, ये तीनों के तीनों ही ऑर्गेनेलर आरएनए में पाए जाते हैं। और ये यहां पे साफ साफ दिख रहा है प्री टीआरएनए, तो इसका मतलब कहां पाया जाएगा? प्री टीआरएनए में। और आर्कियल इंट्रॉन्स जो है वो आर्की बैक्टीरिया में पाए जाएंगे। अंडरस्टूड है? हो गया? लिख लिए? ठीक है। अब ध्यान दीजिए, हमने यहां पे आपको बताया था कि इंट्रॉन्स जो है वो लार्जर होते हैं किसी भी जीन के अंदर एज कंपेयर टू एक्सॉन्स। एक्सॉन शॉर्टर होते हैं। इसका एक एग्जांपल है हमारे पास, जो बीटा ग्लोबिन जीन होती है, ह्यूमंस की बात कर रहे हैं, ह्यूमंस में इसकी अगर हम बात करें तो इस जीन की लेंथ टोटल कितनी होती है? इसकी लेंथ होती है 1423 बेस पेयर्स। 1423 बेस पेयर्स इसकी लेंथ होती है। इसमें सिर्फ 2 इंट्रॉन्स पाए जाते हैं। इस पूरे लेंथ में 1423 बेस पेयर लेंथ में सिर्फ 2 इंट्रॉन्स पाए जाते हैं, यानी कि कंटेन 2 इंट्रॉन्स। अब ये जो 2 इंट्रॉन्स हैं उनकी क्या लेंथ है ये आप यहां पे देख लें। एक है 131 बेस पेयर की और दूसरी है 851 बेस पेयर की। आ रही बात समझ में? 131 बेस पेयर और 851 दोनों को ऐड कर दो, कितना आ जाएगा जल्दी से बताओ? आ गई 982 बेसेस। इतना कितने में? 1423 में 982 सिर्फ इंट्रॉन का पोर्शन है। ये कितना परसेंट हो गया? अगर परसेंटेज निकाले तो 69% अराउंड, लगभग 70% जीन का पोर्शन जो है वो इंट्रॉन है।
सिर्फ 30% जो है वो कोडिंग पार्ट है या एक्सॉन्स वाला पार्ट है। तो बात समझ रहे हैं? हालांकि अभी भी ये एक्सटेंट पूरे डीएनए से मैच नहीं कर रहा है। जहां हम 98-99% नॉन कोडिंग और सिर्फ 1 या 2% कोडिंग की बात करते हैं, उससे नहीं मैच कर रहा है ये एक्सटेंट, लेकिन फिर भी अपने आप में ये बहुत है। और जो जंक डीएनए की हम बात करते हैं वो हम आपको पहले बता चुके हैं। ऑल डीएनए इज नॉट जंक, ऑल नॉन कोडिंग डीएनए इज नॉट जंक। वहां पे भी तमाम तरीके के रेगुलेटरी सीक्वेंसेस होते हैं, जैसे हमने आपको बताया था, प्रोमोटर, रेगुलेटर, एनहांसर, साइलेंसर्स, है ना। ये सारे सीक्वेंसेस भी उसी 98% में तो पाए जाएंगे, तो उनका रोल तो है ही है। अगर वो सीक्वेंसेस नहीं रहेंगे तो जीन एक्सप्रेस कैसे करेगी? तो जंक डीएनए कहना उसको सही नहीं है। तो ये बात समझ में आ गई। टाइप्स ऑफ इंट्रॉन्स हो गए। चलिए मिटा दे सब, ठीक। एक बात और हम यहां पे इंट्रॉन्स के बारे में आपको बता दे रहे हैं, वो ये है कि लोअर यूकैरियोट्स की अगर हम बात करें, जगह नहीं है कहीं, मिटा के बताते हैं। लोअर यूकैरियोट्स जो होते हैं, इनमें लेस नंबर ऑफ इंट्रॉन्स पाए जाते हैं, और हायर यूकैरियोट्स जो होते हैं इसमें इंट्रॉन्स की संख्या ज्यादा होती है, यानी कि हायर नंबर ऑफ इंट्रॉन्स। जैसे एक एग्जांपल देखिए, फॉर एग्जांपल, ये कलर दिख रहा है, नहीं दिख रहा है? फॉर एग्जांपल, यीस्ट की अगर हम बात करें, यीस्ट में टोटल कितनी जीन्स है? 6000 जीन्स प्रेजेंट होती हैं, और इन सभी जीन्स को हम इकट्ठा एक साथ अगर देखें, ऑब्जर्व करें, तो टोटल नंबर ऑफ इंट्रॉन्स कितने इसमें पाए जाते हैं? 239। यानी इन सभी 6000 जीन्स की एनालिसिस करने के बाद ये पता चला कि 239 इंट्रॉन्स हैं। लेकिन जब हम हायर यूकैरियोट्स की बात करते हैं, तो यहां पे सिंगल जीन में कंटेन as many as 50 इंट्रॉन्स। एक जीन में 50 इंट्रॉन्स हो सकते हैं हायर यूकैरियोट्स में, और नंबर ऑफ जीन्स अगर हम अपनी बात करें तो कितना है? 25 से 30 हजार जीन है हमारे पास, इंटू 50 कर लो, कितने ज्यादा हो गए इंट्रॉन्स की संख्या। और यहां 6000 जीन के बीच में सिर्फ 239 इंट्रॉन्स है। तो ये जो वेरिएशन आ रहा है, ये भी आपको समझने की जरूरत है। जैसे जैसे इवोल्यूशन होता चला गया, वैसे वैसे अमाउंट ऑफ डीएनए वो बढ़ता चला गया विद इन अ सेल। उससे फायदा क्या है? उससे फायदा यह है कि जब डीएनए का कंटेंट ज्यादा रहेगा तो उसमें चेंजेस भी ज्यादा आने की संभावना है, नई जीन के कॉम्बिनेशन बनने की संभावना है। कोई ऐसी जीन बन जाए म्यूटेशन से जो पहले कभी नहीं थी, और वो अपने आप को एक्सप्रेस कर रही है, और उसका एक्सप्रेशन प्रोडक्ट किसी चेंज एनवायरनमेंट के लिए उस ऑर्गेनिज्म को सुटेबल बना रहा हो। बात समझ में आ रही है? इसीलिए इवोल्यूशन के साथ साथ अमाउंट ऑफ डीएनए बढ़ता चला गया, और जब अमाउंट ऑफ डीएनए बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है अच्छी चीज की मात्रा कम ही बढ़ती है, जो चीज नहीं यूज में आनी है यानी इंट्रॉन्स, उनकी संख्या जो है वो बढ़ती चली गई। हालांकि हम जानते हैं म्यूटेशंस जो है इन जनरल डेलिटेरियस होते हैं, हार्मफुल होते हैं, लेकिन कभी कभी बेनिफिशियल म्यूटेशन भी हो जाते हैं, तो वो चांस इवेंट है। कभी बेनिफिशियल म्यूटेशन हो गया, तो जब कंटेंट रहेगा हमारे पास तो उसी में तो म्यूटेशन होगा। जब डीएनए कंटेंट ही नहीं रहेगा तो म्यूटेशन कहां कराएंगे? चलिए
तो ये बातें हो गई। अब हम पूरा मिटा दे रहे हैं, ठीक है, इधर से मिटा देते पहले। अब हम बात कर ले रहे हैं जो पहले टाइप का इंट्रॉन था उसको एज एग्जांपल लेके स्प्लाइसिंग मैकेनिज्म की बात करेंगे। तो पहला टाइप कौन सा था? GUAG इंट्रॉन। GUAG इसको क्यों कह रहे हैं? इसको GUAG इसलिए कह रहे हैं कि लेट्स से ये हमारे पास एक प्री mRNA है, ये प्री mRNA है और इसमें ये वाला पोर्शन है एक्सॉन, ठीक, और ये वाला पोर्शन है इंट्रॉन। ये शुरू हो रहा है कहां से? इधर 5 प्राइम एंड हो गया, इधर 3 प्राइम एंड हो गया। तो ये क्या है? ये प्री mRNA है। अभी प्रोसेसिंग इसकी नहीं हुई, या हम कहें स्प्लाइसिंग अभी इसकी नहीं हुई है। इसमें 3 स्पेसिफिक रीजन्स होते हैं जो पार्टिसिपेट करते हैं इन द प्रोसेस ऑफ स्प्लाइसिंग या रिमूवल ऑफ इंट्रॉन। ये जो यानी कि जहां से शुरू हो रहा है ये इंट्रॉन है ना, एक्सॉन यहां खत्म हुआ, अब इंट्रॉन शुरू हो रहा है, और यहां पे इंट्रॉन खत्म हो रहा है और दूसरा एक्सॉन शुरू हो रहा है। बात समझ में आ रही है? तो ये वाला जो एंड होता है, अच्छा अगर हम यहां से कट करके इंट्रॉन को निकाल दें और ऐसे सोचे इंट्रॉन वाला पोर्शन ये है, तो ये वाला एंड कौन सा होगा? 5 प्राइम की 3 प्राइम? दिस एंड विल बी 5 प्राइम 3 प्राइम, क्योंकि जैसे ही आप कट करेंगे एक्सॉन का जो हिस्सा है ये 3 प्राइम हो जाएगा और इधर तो 5 प्राइम है ही, है ना। अब देखो, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो हिस्सा है ये है 5 प्राइम GU, यानी कि जनरली यहां पे GU न्यूक्लियोटाइड्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं। ये वाला जो हिस्सा है इट इज 3 प्राइम, नहीं, कट करके जब हम निकालेंगे तब आप समझिए। 5 प्राइम GU 3 प्राइम, हम सिर्फ इस न्यूक्लियोटाइड को स्पेसिफिकली बोल रहे हैं, बता रहे हैं। ये जो 2 न्यूक्लियोटाइड हैं, अगर 2 न्यूक्लियोटाइड भी आप कट करके निकालेंगे तो ये क्या होगा? 5 प्राइम GU 3 प्राइम। और जो दूसरा अरेंजमेंट है AG वाला, वो भी अरेंजमेंट इसी तरह से कहलाएगा, 5 प्राइम AG 3 प्राइम। अब कंफ्यूजन ना हो इसीलिए ये जो टर्म है इनको हम सेपरेटली लिख लेते हैं। हम फाइनल टर्म आपको बताते हैं यहां पे, जैसे इसको हम अलग से लिख ले रहे हैं। क्यों इसको GUAG इंट्रॉन कह रहे हैं? 5 प्राइम GU 3 प्राइम, 5 प्राइम हाँ ठीक है, 5 प्राइम AG। क्लियर हुआ? अभी जब यहां पे ऑलरेडी एंगेज है, यानी कि अभी इंट्रॉन जो है वो एक्सॉन्स के बीच में ही प्रेजेंट है, तो हमको इस 3 प्राइम की और इस 5 प्राइम इसको मेंशन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ओवरऑल जब हम इंट्रॉन यहां से निकालेंगे, इसीलिए हमने आपको पहले बता दिया, तो ये एंड क्या होगा? 5 प्राइम और ये एंड क्या हो जाएगा? 3 प्राइम। तो हमको 5 प्राइम पे GU मिलेगा और 3 प्राइम पे AG मिलेगा। इतनी बात समझ में आ गई? बीच वाला जो पोर्शन होता है, ये इंटरवीनिंग जो सीक्वेंसेस होते हैं, जनरली क्या होता है, यहां पे बहुत सारे पिरिमिडीन बेसेस होते हैं। अब पिरिमिडीन बेसेस में कौन कौन सा हो सकता है? U या RNA है ना,
तो U होगा या C होगा। तो ये चंक हमको मिल गया। तो इस तरीके से ये 3 पार्ट्स हो गए इंट्रॉन के। 5 प्राइम पे GU, बीच में ये पिरिमिडीन रिपीट्स और 3 प्राइम पे AG। इतनी बात समझ में आ गई, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है इसमें। अब आगे बढ़ते हैं। अब हमको देखना है कि इस इंट्रॉन की स्प्लाइसिंग कैसे होगी। देख लेंगे आज पॉसिबली। उससे पहले हम लोग स्प्लाइसिंग एपरेटस क्या होता है उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी इकट्ठा कर लें, क्योंकि इसको यहां से कट करना है और इन दोनों एक्सॉन्स को आपस में ऐड करना है। तो इसके लिए क्या होता है, पूरा स्प्लाइसियोसोम कॉम्प्लेक्स तैयार होता है, या स्प्लाइसियोसोम एपरेटस जिसको हम कहते हैं। उसके कंपोनेंट्स क्या है ये हम आपको बता दे रहे हैं, ताकि बाद में जब मैकेनिज्म बताएं तो आसानी रहे उसको समझने में। स्प्लाइसियोसोम, अब इसको स्प्लाइसियोसोम एपरेटस कहिए या कॉम्प्लेक्स कहिए, बस हम स्प्लाइसियोसोम कह रहे हैं। स्प्लाइसियोसोम जो होता है ये बेसिकली क्या होता है, ये होता है SNRNP। इसका मतलब ये होता है स्मॉल न्यूक्लियर राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन, ये है इसका फुल फॉर्म। ये एक SNRNP है, दिस कॉम्प्लेक्स और दिस स्प्लाइसियोसोम। अब इसके कंपोनेंट्स क्या क्या है तो जान लीजिए क्या क्या कंपोनेंट्स हैं इसमें। पहली बात तो यह है कि इसमें 5 टाइप्स ऑफ SNRNA है, 5 टाइप के, और मोर देन 50 प्रोटीन्स हैं। तभी तो इसको स्मॉल न्यूक्लियर राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन कहेंगे, जब इसमें RNA भी हो और प्रोटीन भी हो। तो वो जो 5 टाइप के SNRNAs हैं वो कौन कौन से हैं, उसको डेजिग्नेट किया जाता है स्पेसिफिकली U1, U2, फिर U3 नहीं, U4, U5 और U6। तो ये 5 टाइप के SNRNA, U3 नहीं होता है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये 5 टाइप के SNRNAs और मोर देन 50 प्रोटीन्स, ये जब इकट्ठा होती है तो तैयार होता है एक स्प्लाइसियोसोम। और वो स्प्लाइसियोसोम क्या करेगा, इंट्रॉन्स को कट करेगा। अब कट करने के लिए जरूरत क्या है, जरूरत ये है कि ये वाला एंड और ये वाला एंड ये पास में ले आया जाए। जब ये दोनों एंड्स पास में आएंगे तो एक ही जगह कटिंग होगी, ताकि अब ये जो एक्सॉन्स हैं दोनों ये भी पास में आ जाए और उनको एनील करना, उनको जोड़ना जो है वो भी फिजिबल हो सके। बात समझ में आ रही है। अब स्टेप वाइज मैनर में हम चलते हैं स्प्लाइसिंग मैकेनिज्म की तरफ। इसको नोट कर लिया आपने, मिटा दें? नो सर, क्योंकि उधर का नहीं मिटाएंगे, उसी में हम बताएंगे मैकेनिज्म, ये हमको मिटाना है। मिटा रहे हैं। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे मैकेनिज्म ऑफ स्प्लाइसिंग की।
स्प्लाइसिंग मैकेनिज्म, देखिए 3 स्टेप में स्प्लाइसिंग जो है वो कंप्लीट होती है। तो इसके कितने स्टेप्स हो गए हमारे पास? 3 स्टेप्स। पहला जो स्टेप होता है वो होता है फॉर्मेशन ऑफ कमिटमेंट कॉम्प्लेक्स। ये है पहला स्टेप। जो दूसरा स्टेप होता है वो होता है फॉर्मेशन ऑफ प्री स्प्लाइसियोसोम या प्री स्प्लाइसियोसोमल कॉम्प्लेक्स। और तीसरा जो स्टेप होता है वो होता है सिंपली फॉर्मेशन ऑफ स्प्लाइसियोसोम। और जैसे स्प्लाइसियोसोम फॉर्म होता है ये स्प्लाइसिंग को परफॉर्म करता है। चौक और सही ले आता तो कुछ। अब एक एक स्टेप हम आपको बता दे रहे हैं। पहला, ये जो कमिटमेंट कॉम्प्लेक्स है ये कैसे बन रहा है? ये नीचे वाला मिटा दें, यही बताएंगे। देखो, कमिटमेंट कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए हमको क्या क्या चाहिए, यानी कि ये जो कमिटमेंट कॉम्प्लेक्स है इट इज फॉर्म्ड बाय सबसे पहले U1SN-RNP। U1SN-RNP आएगा, ठीक। अब चूंकि इसमें आरएनए का भी पोर्शन है आरएनपी में, तो ये आरएनपी एक्चुअली में आ कहां रहा है? यहां पे आएगा इंट्रॉन के पास, यानी एमआरएनए के पास आएगा। और एमआरएनए के पास आने के बाद इसका जो आरएनए वाला पोर्शन है वो एमआरएनए वाले पोर्शन से पेयरिंग करेगा, क्योंकि ये आरएनए भी सिंगल स्ट्रैंडेड है। आरएनए तो सिंगल स्ट्रैंडेड ही होता है। कॉम्प्लीमेंट्री पेयरिंग यहां पे होती है इन पार्ट फॉर द अटैचमेंट ऑफ U1SN-RNP टू इंट्रॉन ऑफ द एमआरएनए। इतनी बात समझ में आ गई? यानी कि U1SN-RNP अगर हम बात करें तो इट फॉर्म्स कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग विथ प्री एमआरएनए। एक चीज ये हो गई। लेकिन हाँ, ये एक गोला आके यहां पे ऐसे जुड़ गया। इस गोले को हम क्या कह रहे हैं? SN-RNP। कौन सा वाला है? U। अब ये क्या है? ये SN-RNP है, यानी कि इसके अंदर राइबो न्यूक्लिक एसिड भी है और प्रोटीन भी है। तो वो जो आरएनपी वाला पोर्शन, आरएनए वाला पोर्शन इसके अंदर है, इस आरएनपी के अंदर, वो इस एमआरएनए से पेयरिंग करेगा। बात समझ में आई? नहीं समझ में आ रहा है? क्यों नहीं समझ में आ रहा है? भैया ये राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन है ना, तो इसमें आरएनए है और खूब ढेर सारी प्रोटीन्स हैं। ये आरएनए वाला पोर्शन हो गया, ये हम प्रोटीन बना दिए, जैसे वायरस बनाते हैं प्रोटीन कैप्सिड। अब ये जब जाएगा वहां पे, तो जाने के बाद इसको क्या मिलेगा? एमआरएनए मिलेगा। वहीं तो जा रहा है, इधर भी एमआरएनए, इधर भी इंट्रॉन वाले पोर्शन पे गया। तो इसका जो ये आरएनए वाला पोर्शन है, किसका है आरएनए वाला पोर्शन? आरएनपी का है ना। ये यहां पे ऐसे पेयरिंग नहीं कर लेगा, दोनों ही जब सिंगल स्ट्रैंडेड है तो। अब आया समझ में? तो ये पेयरिंग हो गई कंप्लीट। लेकिन ये पेयरिंग सफिशिएंट नहीं होती है टू होल्ड और टू फॉर्म द एंटायर कमिटमेंट कॉम्प्लेक्स।
अब क्या चाहिए, कुछ एडिशनल प्रोटीन्स चाहिए होती हैं जो इस अटैचमेंट को और फर्म करें। तो वो प्रोटीन्स कौन कौन सी हैं उसके हम नाम लिख देते हैं यहां पे। SF1, U2A 35, U2A 65। अब यहां पे कुछ और टर्म्स हम आपको बता दे रहे हैं, फिर इन प्रोटीन्स का रोल बता रहे हैं। ये 5 प्राइम GU साइट जो थी, इसको हम क्या कह रहे थे, इसको हम कहते हैं ब्रांच साइट। ब्रांच साइट है ये कई सारे पिरिमिडीन बेसेस हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं, पॉली पिरिमिडीन ट्रैक। ये पूरा रास्ता जो बना हुआ है, क्योंकि बहुत सारे पिरिमिडीन है, तो ये है पॉली पिरिमिडीन ट्रैक। और ये क्या है, इसको हम कहते हैं 3 प्राइम स्प्लाइस साइट। तो ये 3 साइट्स हो गई, 3 इलाके हो गए इंट्रॉन में। ब्रांच साइट हो गया, पॉलीपिरिमिडीन ट्रैक हो गया, और 3 प्राइम स्प्लाइस साइट हो गई। ये जो तीनों प्रोटीन है, ये कमिटमेंट कॉम्प्लेक्स फॉर्म करने के दौरान इन्हीं अलग अलग साइट्स का इस्तेमाल करती हैं। यानी कि इस SNRNP को प्रॉपरली अटैच कराने के लिए अलग अलग साइट से ये 3 प्रोटीन्स जो है वो रोल प्ले करती हैं। तो SF1 जो है वो क्या करेगा, अटैचमेंट टू ब्रांच साइट। ये वाला अटैचमेंट टू PPT, पॉलीपिरिमिडीन ट्रैक, और ये वाला अटैचमेंट टू 3 प्राइम स्प्लाइस साइट। यहां तक बात समझ में आई? कोई कंफ्यूजन? लिखो जल्दी से। इसका मतलब ये हो गया, हम इस तरीके से कह सकते हैं, ये वाला किधर की तरफ है, ब्रांच साइट की तरफ, ये PPT की तरफ, और ये 3 प्राइम साइट की तरफ। तो ये क्या हो जाएगा, SF1, ये U2A 35, और ये क्या है, U2A 65। इतनी बात समझ में आ गई? पहला स्टेप पूरा हो गया। कमिटमेंट कॉम्प्लेक्स में इतनी सारी चीजें जो है वो प्रेजेंट होती हैं। अब आ रहा है सेकंड स्टेप। सेकंड स्टेप में क्या बनना है, प्री स्प्लाइसियोसोम कॉम्प्लेक्स। तो सेकंड स्टेप, प्री स्प्लाइसियोसोम। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसान स्टेप है। यहां पे क्या होता है, अनदर SNRNP, और वो कौन सा, अनदर U2 SNRNP attaches to commitment complex to form this complex। बात समझ में आई?
ये जो कॉम्प्लेक्स तैयार हुआ है कमिटमेंट कॉम्प्लेक्स, इसमें बस U2SN-RNP और आके यहां पे ऐड हो जाए तो क्या तैयार हो जाएगा? प्री स्प्लाइसियोसोमल कॉम्प्लेक्स। क्लियर? अटैच करा दे रहे। चलिए इसी के ऊपर हम दिखा दे रहे हैं लाइक दिस। ये हो गया हमारा U2SN-RNP। आ गई बात समझ में? अब इसके बाद होगा तीसरा स्टेप। तीसरा स्टेप क्या था? फॉर्मेशन ऑफ स्प्लाइसियोसोम। फॉर्मेशन ऑफ स्प्लाइसियोसोम ये कैसे होता है? ये ऐसे होता है, अब जो बचे हुए 3 और SN-RNP हैं हमारे पास, वो आके अटैच होते हैं। तो पहले कौन आता है? फर्स्ट U4 U6 SN-RNPs come together and then U5 है ना SN-RNP binds to pre-spliceosomal complex to form स्प्लाइसियोसोम। कुछ बात समझ में आई? अब क्या हो रहा है अगले स्टेप में, यानी स्प्लाइसियोसोम जब बनना है तो ये जो पूरा कॉम्प्लेक्स है, एक चीज और समझ लीजिए, ये जो U1 और U2 है, ये एक दूसरे की तरफ अट्रैक्टिव फोर्स क्रिएट करते हैं, जिसकी वजह से जैसे ये इधर की तरफ और ये इधर की तरफ अट्रैक्टिव फोर्स क्रिएट करता है। तो बेसिकली होता क्या है लेटर स्टेजेस में कि ये एक्सॉन वाला पोर्शन ये पास पास आ जाता है और ये जो इंट्रॉन वाला पोर्शन है ये इस तरीके से लूप आउट हो जाता है और ये U1 और इसको किस कलर से बनाया था हमने? U2, ये पास पास आ गए बात समझ में आ रही है? ये कैसे हुआ? ये दोनों एक दूसरे के पास आ रहे हैं और इसकी वजह से इंट्रॉन वाला पोर्शन जो है वो लूप आउट हो जा रहा है। अब फाइनली जब हमारे पास स्प्लाइसियोसोम बनना होगा तो यहां पे कौन कौन आएगा? हमने आपको बताया, हाँ, इसी में हम दोनों दिखा देते हैं, U4 और U6, और उसके बाद फाइनली आएगा U5। दिस इज U5। स्प्लाइसियोसोम कंप्लीट हो गया और यही U5 जो है वो फाइनल स्टेप यानी स्प्लाइसिंग वाला जो रिएक्शन है उसको कैटेलाइज करता है। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। स्प्लाइसिंग कैटेलाइज करने के बाद ये ट्रांसएस्टेरिफिकेशन रिएक्शन करके एक्सॉन्स को आपस में जोड़ने का भी काम करता है। इस तरीके से स्प्लाइसिंग जो है वो कंप्लीट हो जाती है। समझ में आया? नहीं आया तो फिर से टच कर दो फिर से।